बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नदीम आवान है और सेंटर विजन सिस्टम इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से आज हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले जो लोग आप में से 10th क्लास क्लियर करके फ़र्स्ट ईयर में आए हैं, आप लोगों को पहले ये बताना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंसेस हैं फ़र्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में और 10th क्लास के मैथमेटिक्स में। सबसे पहले चूँकि हम फेडरल बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त, तो फेडरल बोर्ड के हवाले से थोड़ा सा पैटर्न आप लोग समझ लें। बाकी चीज़ें आलमोस्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे मिलेंगे। सिर्फ फ़र्क ये पड़ रहा है कि जो आपके 10th क्लास के बोर्ड के MCQs हुआ करते थे वो आपको मिल जाया करते थे बुक्स जो चैप्टर का एंड था वहाँ पे, और उन्हीं में से आम तौर पे मोस्टली पेपर्स में आया करते थे। अब ऐसा होगा यहाँ पे कि यहाँ जो MCQs आप लोगों के आने हैं वो आम तौर पे सारे के सारे अनसीन होंगे। तो इस एक डिफरेंस को आपने माइंड में रखना है कि अब हमें चीज़ें थोड़ी सी कंसेप्चुअली स्टडी करनी है और MCQs बिल्कुल हमने इस तरह तैयार करने हैं कि एक टॉपिक पूरी तरह क्लियर होगा तो हम उसके बोर्ड के MCQs अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुक का जो चैप्टर 1 है, जिसमें नंबर सिस्टम्स है हमारे पास, और उसी के हवाले से अगर हम थोड़ा सा पहले समराइज़ कर लें चैप्टर 1 को तो हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा इसका। चैप्टर 1 की समरी के हवाले से अगर हम बात करें तो टोटल चैप्टर 1 के अंदर आपके पास 3 एक्सरसाइजेज हैं, 1.1, 1.2 और 1.3। इन तीनों एक्सरसाइजेज को अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट से डिस्कस करके चलें तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसमें जो ओवरऑल डिस्कशन होगी हमारी वो होगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस कर रही है। इसके बाद 1.2 जो है यहाँ से स्टार्ट होगा कम्प्लेक्स नंबर्स का, और 1.2 और 1.3 दोनों का जो मेजर टॉपिक होगा वो कम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि 1.2 के अंदर आप कम्प्लेक्स नंबर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, और 1.3 में जाके थोड़ी सी हम इसकी एडवांस जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करेंगे, एडवांस प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं हमारा। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी रैशनल और इररैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। तो उसको शॉर्ट से डिफाइन करके आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि वो नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएं। तो अगर हम शॉर्ट से इसको लिखें तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम Q से, और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें तो हम ये कहते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल टू P बाई Q, और साथ मेंशन करेंगे P और Q को कि P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, फर्दर मोर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंपल वर्डिंग में ये कह लें कि ऐसा नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए और फ्रैक्शन के जो दोनों पार्ट्स हैं P और Q वो इंटीजर्स हों और जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो, तो ऐसे सारे नंबर्स अगर एक सेट में लिख दिए जाएं तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कहलाएगा। अब इसके बाद इसकी कैटेगरीज बन जाती हैं जिनको हम इसकी टाइप्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर की टाइप्स के अंदर सबसे पहली जो टाइप इसकी आती है वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसा कि ऊपर हमने बात की है कि रैशनल नंबर्स फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो फिर ये एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ सकती है कि क्या डेसिमल फॉर्म में भी ये नंबर रैशनल नंबर बन सकता है। तो उसको क्लियर करने के लिए ये है कि ऐसा डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट हो जाए आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, उसको भी हम रैशनल नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 0.75। अब पता लग रहा है कि ये 2 डेसिमल प्लेसेस पे जाके अपनी वैल्यू को स्टॉप कर रहा है। तो ये जो 0.75 है इसको अगर लिखा जाए तो ये 75/100 है, और सिंप्लीफाई करें तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/4। तो ये इसकी लीस्ट फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं वो बन गई हमारे पास। इसका मतलब है जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो फ्रैक्शनल फॉर्म में P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, इसलिए ये चले जाएंगे रैशनल नंबर की कैटेगरी में। इसके अलावा टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी बन सकती है वो होती है रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल्स भी अल्टीमेटली फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें, जैसे हमारे पास एक नंबर है 0.333
3 ये जो 3 है इसकी जो रिपीटिशन है वो अप टू इन्फिनिटी है। अब ये नंबर अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी हमारे पास ये बनेगी 1/3। इट मीन्स कोई भी नंबर ऐसा जो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में हो वो अल्टीमेटली रियल नंबर रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में चला जाता है। तो ये होगी इसकी टाइप्स। अब जिस तरह मैथमेटिक्स में डेफिनेशंस होती हैं तो बाज़ दफ़ा किसी टॉपिक की अपनी डेफिनेशन नहीं होती, वो किसी पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे जब हम डिफ़ाइन करते हैं इवन नंबर्स को तो हम कहते हैं जो नंबर 2 पे डिविजिबल है वो इवन नंबर है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर है। इट मीन्स ऑड नंबर की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये इवन का कम्प्लीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। बिल्कुल इसी तरह से रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स। अगर एक नंबर रैशनल नहीं है तो वो इररैशनल है और अगर वो इररैशनल नहीं है तो वो रैशनल है। इसलिए उसको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इररैशनल नंबर को लिखना चाहें तो डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ इतना बताना पड़ेगा, यहाँ हमने कहा था कि जो नंबर p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा वो रैशनल है, तो यहाँ हम उसको निगेट कर देंगे। अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q फॉर्म, तो ये जो नंबर जो इस फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस हो सकेगा वो अल्टीमेटली इररैशनल नंबर बन जाएगा। तो अब इसको लिखते हैं। इसको डिनोट करने के लिए कम्प्लीमेंट का साइन आमतौर पे प्राइम का यूज़ करते हैं। ये अगर q है तो ये q प्राइम यानी उसका कम्प्लीमेंट है, और सिर्फ इसी स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे हमने निगेशन यूज़ करनी है। तो ये होगा x such that x is not equal to p/q, p and q both are integers। बाकी कंडीशंस चेंज नहीं करनी हमने, सिर्फ हम इक्वल की जगह अनइक्वल का साइन यूज़ करेंगे। यानी कहने का मीनिंग ये होगा यहाँ पे कि जो नंबर p/q फॉर्म में इन कंडीशंस के साथ एक्सप्रेस नहीं हो सकता वो नंबर इररैशनल नंबर है। तो ये कम्प्लीमेंट के तौर पे इसका जो टॉपिक है हम समझते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं, जिस तरह आपने रैशनल नंबर की 2 टाइप्स पढ़ी हैं इसी तरह देखते हैं कि इररैशनल नंबर को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक बात तो बड़ी सिंपल हमारे सामने आ गई कि जो नंबर फ्रैक्शन में इन कंडीशंस के साथ एक्सप्रेस नहीं हो सकता वो नंबर रैशनल नंबर नहीं है, वो इररैशनल नंबर है। इसकी अगर एग्जांपल्स देखते हैं तो हमारे पास बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है √2, √3, √5। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आपके पास कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो नंबर इररैशनल नंबर कहलाएगा। इसके अलावा कुछ बड़े कॉमन से नंबर्स आप लोगों के पास, जैसे पाई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 3.14, और ये हम अप्रॉक्सीमेशन ले रहे होते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 3.14 इसकी वैल्यू है, और यही वैल्यू क्लोज होती है 22/7 की, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर पाई की एक्चुअल वैल्यू लिखी जाए तो ये पाई जो है ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद स्टॉप भी नहीं कर रहा जैसे ये था, और वो रिपीट भी इसकी तरह नहीं हो रहा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग अगर नंबर है तो वो नंबर अल्टीमेटली इररैशनल नंबर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ से हम ये कुछ एग्जांपल्स ही हमारे सामने जो इररैशनल नंबर्स की हैं, और चूँकि हमने कम्प्लीमेंट की बात की थी कि ये उसका कम्प्लीमेंट है, तो अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखें तो हम यूँ लिख सकते हैं, set of real number R is basically union of rational and irrational। तो यहाँ हमारा जो 1.1 का मेजर टॉपिक था रियल नंबर्स का, उसका बाकायदा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड समझ लिया, रैशनल, इररैशनल, और उसके बाद फिर हमारी एक्सटेंशन आ गई रियल नंबर्स तक। आगे चलते हैं। इसके बाद अब आप स्टूडेंट सारे बैठे हुए, बुक्स आपके सामने खुली होती हैं। पेज नंबर 6 आप लोगों ने 1.1 को सॉल्व करने के लिए एक बार रीड करना होता है। तो आपके सामने बुक्स खुली होंगी, आप एक बार पेज नंबर 6 देखें तो इसमें रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपको मिलेंगी एडिशन की प्रॉपर्टी, जिनको एडिशन लॉज के साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आपको। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन लॉज भी लिखे नज़र आएंगे। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप 8th, 9th और 10th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो आमतौर पर इनसे फेमिलियर होते हैं। 1.1 का मेजर पोर्शन ऐसा है कि जस्ट आपने उसको एज MCQs जो हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अटेम्प्ट करना है। इसी का पहला जो क्वेश्चन है वो उसमें हम डिस्कस करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के हवाले से बता दूं, फिर हम 1.1 की तरफ, जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलेंगे। अब
तो क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ जिसको हम कहते हैं, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर सिर्फ रियल नंबर्स की बात की जाए तो यूं डिफाइन किया जाएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स कोई भी टू रियल नंबर्स अगर आप सिलेक्ट करें, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो भी रियल नंबर्स के सेट में ही मिलेगा आपको। इट मीन्स अगर इसको वर्डिंग में लिखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज अगेन अ रियल नंबर। ये कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन की सेंस में देखें तो हम यूं कहेंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इन टू बी, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज आल्सो अ मेंबर ऑफ आर। सो फर्स्ट वाला क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सेकंड वाला क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि दो नंबर्स, हर दो नंबर्स का सम उस सेट से बिलोंग करे और हर दो नंबर का प्रोडक्ट उस सेट से बिलोंग करे, तो हम ये कह सकते हैं कि उस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड कर रही है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रही है। 1.1 एक्सरसाइज जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट्स हैं और 4 के 4 पार्ट्स में आपसे ये पूछा जाता है कि जो सेट आपको दिया गया है उसमें आपने बताना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं कर रही। तो इस हवाले से हम सेलेक्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 1। अगर क्वेश्चन की वर्डिंग आपके सामने बुक है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने ये चेक करना है कि किस सेट में क्लोजर लॉ है और किस में नहीं है। तो पहले पार्ट के अंदर एक सेट हमें गिवन है, एक सिंगल्टन सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 0। अब बेहतर ये होगा कि अगर आपने प्रॉपर इसका स्टार्ट करना है, जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप ये कर लें कि सेट को लेबल कर लें, लेट एस बी द गिवन सेट। फिर इसके बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस सेट की जो प्रॉपर्टी है उसको चेक कैसे करना है हमने। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें नोट कर लें कि सेट चेक करने के हवाले से दो तरह के हमारे पास यूजुअली होते हैं, एक वो जो फाइनाइट सेट्स हैं और एक वो जो इन्फिनिट सेट्स हैं। फाइनाइट सेट्स को चेक करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो एक टेबल बनाना पड़ता है, इसको हम कैलस टेबल कहते हैं। कैलस एक साइंटिस्ट है, उसके नेम पे रखा गया। और जो इन्फिनिट सेट्स होते हैं उनके लिए मेथड थोड़ा सा हमें डिफरेंट मिलता है, जो हम एक्सरसाइज 2.8 जो होगी वहाँ जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें जो चारों पार्ट्स गिवन है वो फाइनाइट सेट्स वाले, इसलिए जो टेबुलर मेथड है वो यहाँ हम यूज़ करेंगे। तो टेबुलर मेथड में आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना पड़ता है कि एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है और उस टेबल में आपको सेट्स के एलिमेंट्स एक बार रो और एक बार कॉलम में लिखने होते हैं। यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसी एक एलिमेंट को आप एक बार रो में लिखें, एक बार कॉलम में लिखेंगे। और इस लेफ्ट जो कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे आपने ऑपरेशन लिखना होता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एडिशन की, क्योंकि हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की रिस्पेक्ट से चेक करना है। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो यहाँ एडिशन का साइन यूज़ करें और दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करें, 0 + 0 = 0। तो बाई चांस यहाँ एक ही एलिमेंट था तो हमें जल्दी इसका जो कैलकुलेशन का काम है वो ख़त्म हो गया हमारा। अब कैसे पता लगेगा कि क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आपने ये देखना है कि जो टेबल का इनर पार्ट है, जो कैलकुलेशन आपके सामने है, अगर उस कैलकुलेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो सेट से बाहर जा रही हैं तो क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करेगा। कोई एक वैल्यू भी अगर कैलकुलेशन की सेट से बाहर जाए तो सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो आप देख रहे हैं एक ही हमारा आंसर है और ये आंसर सेट से बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ सेट का रेफरेंस कोड कर दें। आप ये लिखेंगे कि फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट, क्या चीज क्लियर हो रही है हमें कि S इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या आप ये वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं कि क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड्स इन S। इसी तरह अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अब देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ये लॉ होल्ड करता है या नहीं। तो इसके लिए टेबल अलग से बनेगा जिसमें अब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करें, क्रॉस भी यूज़ कर सकते हैं या डॉट भी, और ये 0 लिखा आपने रो में और कॉलम में, और 0 × 0 करें फिर भी आंसर 0 आता है।
अगेन जो हमारा आंसर है वो सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट से बाहर नहीं जा रहा। तो ये सेम वर्डिंग यहाँ कॉपी कर लेंगे हम, और कॉपी करने के बाद सिर्फ चेंज क्या करना होगा कि ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं लिख रहा हूँ वही वर्डिंग सेम। फ्रॉम द टेबल इट इज क्लियर दैट S is closed with respect to multiplication. You can also write it as closure law with respect to multiplication holds in S. यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट अटेम्प्ट इसलिए कर रहे हैं, जो पहले दो पार्ट्स थे उसमें सिंगलटन सेट था, एक हमने पार्ट किया सिंगलटन सेट वाला, और अब जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है जो थोड़े से इंपॉर्टेंट भी हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आपके पास जो सेट गिवन होगा उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये मैंने एक सिलेक्ट किया है, होपफुली सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, और थर्ड करने के बाद फोर्थ पार्ट आप खुद कर सकते हैं। अगेन वही सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन की आपने हेडिंग बना ली, प्रॉपर प्रेजेंट करें बात को। यहाँ पे आप टेबल बनाएंगे और यहाँ लिखा आपने ऑपरेशन एडिशन का, वही एलिमेंट्स जो आपने सेट में नज़र आ रहे हैं आपको, एक बार आप रो में लिखेंगे और एक बार आप कॉलम में, और इनको बारी बारी आपने ऑपरेट करना है। जितने पॉसिबल सम्स हो सकते हैं वो इस टेबल में आपको नज़र आएंगे। तो 0 + 0 = 0, 0 - 1, -1, -1 + 0, -1, एंड -1 + -1 = -2। अब यहाँ पे हमारे लिए उससे थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट आए। आप देख सकते हैं कि 4 हमारे आंसर्स पॉसिबल आए जो पॉसिबल सम हो सकते थे, और इन 4 आंसर्स में से एक ऐसा आंसर है -2 जो कि सेट का पार्ट नहीं है, बाकी 0, -1 सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर एक भी एलिमेंट कैलकुलेशन का सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा। तो यहाँ आपको रिकॉल कर लें थोड़ा सा, क्लोजर लॉ में हमने कहा था कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स हर 2 एलिमेंट का सम सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो एक भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया कि जिसका जो सम होने के बाद सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्लोजर लॉ होल्ड नहीं कर रहा। तो अब हम लिखेंगे, इसका रेफरेंस भी कोड कर सकते हैं और सेट का भी रेफरेंस आप कोड कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एज -1 + -1 = -2 इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस। यानी हम रीजन कोड कर रहे हैं कि इन 2 का सम सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। सो क्लोजर लॉ does not hold in S with respect to addition। आप ये वर्डिंग भी लिख सकते हैं कि S is not closed with respect to addition। तो इसलिए इस सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट से होल्ड नहीं कर रही। अब चलते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो उसके भी आप हेडिंग बना लें, मल्टीप्लिकेशन की हमने हेडिंग बना ली और वही टेबल रिपीट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, एलिमेंट्स एक बार रो में और एक बार कॉलम में लिख दिया आपने। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 0 × 0 0, 0 × -1 0, -1 × 0 0 एंड -1 × -1 + 1। अगेन हम वही बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 0 जो 3 लिखे हैं वो टेबल के ही मेंबर हैं, बट ये जो +1 है ये टेबल इस सेट का मेंबर नहीं है। तो हमने पहले भी ये पढ़ा है कि एक भी एलिमेंट कैलकुलेशन का आफ्टर कैलकुलेशन अगर सेट से बिलोंग नहीं कर रहा तो उस सेट में वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो अगेन हम इसी का रेफरेंस यहाँ बनाएंगे। हम लिखेंगे कि एस, अब ये आंसर हमारा -1 को -1 से मल्टीप्लाई करने से है, तो हम लिखेंगे कि -1 × -1 = +1 इज नॉट अ मेंबर ऑफ एस, विच शोज दैट क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड इन एस। तो यहाँ हमने वर्डिंग यूज की थी क्लोजर लॉ डज नॉट होल्ड इन एस। यहाँ थोड़ा उसी वर्डिंग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एस इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन का वर्ड भी लिख सकते हैं या आप उसका साइन यूज कर लें, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 1 जो था उसके 4 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के पास बुक्स पढ़ी हैं, इसको आप आसानी से आराम से लिख लें। फिर हम जो लोग लिख चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 की वर्डिंग पढ़ लें।
तो क्वेश्चन 2 की वर्डिंग पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि वो सिर्फ MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम को लेबल करना है। तो पेज नंबर 6 पे जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अब उनका आपने यहाँ पे यूज़ देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़ सकते हैं बुक से। जी स्टूडेंट्स, आपके पास बुक्स पढ़ी हुई हैं और 1.1 एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन 2 हम करने लगे हैं। इसमें आपसे ये डिमांड की गई है कि आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम गेस करने हैं। तो वर्डिंग अगर आप पढ़ें तो हेडिंग ये है कि नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसमें से पहला जो पार्ट है इसमें ये आपके सामने इक्वेशन लिखी है 4 + 9 = 9 + 4। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, चूँकि एलिमेंट्स का जस्ट ऑर्डर चेंज हुआ है और साइन वहीं पे मेंटेन है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर आप बुक में देखें, सेकंड पार्ट आपके सामने है और ये चूँकि सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम गेस करने, तो क्वेश्चन 2 आपका सारे का सारा MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम बोर्ड पे लिख के टाइम वेस्ट नहीं करते और इससे आप लोग फेमिलियर भी हैं। तो सेकंड पार्ट अगर आप देखें तो इसमें आपको ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट चेंज होती नज़र आ रही है। तो जिस प्रॉपर्टी में ब्रैकेट्स की अरेंजमेंट चेंज करते हैं इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपका आंसर होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी सेम वैसे ही है और फोर्थ पार्ट के अंदर मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। फोर्थ जो पार्ट है इसका, इसमें आपको ये दिखाया गया है कि 100 + 0 = 100। यहाँ ये शो हो रहा है कि 0 100 में ऐड होने के बाद 0 100 पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। इस प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं और चूँकि ऐड होने के बाद ये फ़र्क नहीं पड़ रहा तो इसलिए ये एडिशन की आइडेंटिटी कहलाएगी। तो यहाँ इस प्रॉपर्टी का नेम होगा एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह 0 ऐड हुआ है, इसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि 1000 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1000 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद इफेक्ट नहीं करता तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगले पार्ट में मैं आपको बोल के बताता हूँ। 6 पार्ट अगर आप देखें तो उसमें 4.1 में उसका नेगेटिव ऐड होने के बाद 0 आंसर आ रहा है। तो नंबर का जो नेगेटिव होता है वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो ये इन्वर्स प्रॉपर्टी होगी रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट में आप देखें तो सिमिलर वही सेम काम हुआ है। ए में -a ऐड होने के बाद 0 आंसर दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। और 8th पार्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह 9th पार्ट अगर आप देखें तो ये भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। 9th पार्ट के अंदर लेफ्ट साइड से एक ब्रैकेट के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों के ऊपर ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिवाइड हो चुकी है, तो हम इसको कहते हैं ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की ओवर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें 10th पार्ट में तो वहाँ पे आपको यही नंबर जहाँ जो a मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ z मल्टीप्लाई हो रहा है, वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नंबर अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो तो हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जबकि 10th पार्ट के अंदर राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। 11th पार्ट में फिर ब्रैकेट्स का अरेंजमेंट चेंज है, वहाँ पे आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और 12th पार्ट के अंदर इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोबारा लिखा गया, सिर्फ उसमें फ़र्क ये है, मैं आपको लिख के बताता हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दो ऑपरेशंस के ऊपर, a × b + c - d है और ये ab + ac - ad। हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो ये यूँ कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। जी अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि क्वेश्चन 2 भी आपका MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 3 में भी जिस तरह क्वेश्चन 2 में आपसे डिमांड की गई थी कि आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखने हैं, इसी तरह क्वेश्चन 3 के अंदर भी आपने प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं सिर्फ। अब यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपको जितने भी साइन नज़र आ रहे थे वो इक्वालिटी के साइंस थे, वो सारी इक्वेशंस थी। अब यहाँ पे हमारे पास साइन इनइक्वालिटी का यूज़ हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ हम लिखेंगे वो प्रॉपर्टीज़ होंगी इनइक्वालिटी की। और ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ईजी इसलिए है कि यहाँ सिर्फ आपने ये चेक करना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकेंड स्टेटमेंट बनी है, फर्स्ट से सेकेंड इम्प्लाई कर रही है, उसमें बैकग्राउंड में कौन सा ऑपरेशन यूज़ हुआ है। अगर तो वो एडिशन का ऑपरेशन है तो आप इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कह देंगे और अगर वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो उसको आप मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कह देंगे। तो यहाँ डिस्कस करते हैं इसको हम। आपको नज़र आ रहा है कि एक स्टेटमेंट हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में,
-3 इज़ लेस देन -2 और इससे इम्प्लाई कर रहा है 0 लेस देन 1। तो ये हमने गेस करना है कि इसमें कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ हो रही है। तो अब ये चेक करते हैं, यहाँ से एक्सप्लेन करें तो ये नज़र आ रहा है कि -3 चूँकि -2 से लेस था और आप देख सकते हैं -3 0 में बदल गया है और -2 1 में। तो ये बड़ा क्लियर है कि -3 0 उस वक्त बनेगा जब उसमें +3 ऐड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेटमेंट के दोनों तरफ हमने 3 ऐड किया, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ 3 - 2 हो गया 1। तो आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट इम्प्लाई कर गई है। इट मीन्स इस जो स्टेटमेंट जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब आते हैं इसकी जो बाकी पार्ट्स हैं। अगर आप बाकी पार्ट्स बुक आपके सामने है, अगर आप ऑब्जर्व करें, चूँकि ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है तो इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ये भी बात हमें सिखानी है कि कहाँ पे आपने फोकस रखना है, कहाँ आपने काम लिख के करना है और कहाँ आप देख के भी रिवाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ अगर आप ऑब्जर्व करते जाएं तो आपको पता लगता जाएगा जहाँ जहाँ एडिशन नज़र आ रही है आपको वहाँ हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है आपको वहाँ हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। तो मैं आपको एक और इसका पार्ट करके बताता हूँ ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस आप लोगों को और मिल जाएगी। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि -5 इज़ लेस देन -4 इम्प्लाइज 20 इज़ ग्रेटर देन 16। तो अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि -5 लेस देन -4 था और वो -5 20 में कन्वर्ट हो गया और -4 16 में। और एक मेजर चेंज और ये है कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है उसका साइन भी चेंज होता नज़र आ रहा है। पहले ये लेस था और अब ये ग्रेटर है। तो ये रिकॉल करें बात कि इनइक्वालिटी का साइन उस वक्त चेंज होता है जब आप दोनों साइड्स पे किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक तो हमें ये हिंट मिल रहा है कि इस स्टेटमेंट को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। अब जब ये नज़र आ रहा है कि -5 + 20 बन गया है तो टेबल के हवाले से हम देखें तो 5 4 = 20, इट मीन्स ये -5 -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करें लिख के तो -5 इज़ लेस देन -4, इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया गया -4 के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -4, माइनस माइनस प्लस हुआ 5 4 = 20 और चूंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अब ये इनइक्वालिटी लेस के बजाय ग्रेटर हो गई और 20 ग्रेटर देन 16 हो गया। तो असल जो चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी थी वो ये थी कि इस स्टेटमेंट बदलने के पीछे मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आप दोनों का आंसर लिख लें। फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लिखेंगे तो आप यहाँ कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी, और जब आप सेकंड पार्ट का आंसर लिखेंगे तो आप यहाँ कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह से हमारे जो ये दो पार्ट्स हो गए। सर बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से, और किसी पार्ट में आपको एडिटिव प्रॉपर्टी नजर आएगी और किसी में आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नजर आएगी। तो यहाँ पे हम मजीद टाइम ज़ाया नहीं करते। क्वेश्चन 3 हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो चुका है और क्वेश्चन 4 का भी हम एक आध पार्ट देख लेते हैं ताकि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो भी आप सीख लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, और इसमें हमें ये कहा गया है कि प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। अब आप ये सारे जानते हैं कि ये बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि एक ग्रेड 4 ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बात अपने माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन की वर्डिंग में सॉल्व करना नहीं लिखा हुआ, प्रूव करना लिखा हुआ है। तो आपने ये प्रूव करना है कि किस तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हुई है। ये आप सब फेमिलियर हैं कि हमें यहाँ पे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तब ये आंसर आया। लेकिन ये हमसे ये पूछा गया है कि इस सारे प्रोसेस के पीछे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व हैं और आपने वो जस्टिफाई करनी है। तो प्रूव करने के लिए हम किसी एक साइड से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने स्टार्ट किया इसका लेफ्ट हैंड साइड से। आप लोग अगर पेज नंबर 10 अपनी बुक का देखें तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, वो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। उनके नेम्स वहाँ लिखे नज़र आएंगे, मैं यहाँ साथ साथ मेंशन भी करता जाऊँगा। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि A/C को ब्रेक करके लिखते हैं। A/C को हम लिख सकते हैं 1/C × A, और B/C को हम लिख सकते हैं 1/C × B। ये जो हमने 1 अलग करके लिखा है, चूँकि 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो A कैन आल्सो बी रिटन एज A × 1। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये जो आप साथ जस्टिफिकेशन दे रहे हैं असल में ये आपसे डिमांड की जाती है। तो यहाँ हमने जस्टिफिकेशन दे दी कि यहाँ जो प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ यूज़ किया वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ पे।
फर्दर मोर आपको नज़र आ रहा है कि अब इन दोनों के अंदर 1/c कॉमन है। कॉमन लेना है, कॉमन सा स्टेप और आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। यहाँ हमने देखना है कि अगर हम इसको कॉमन ले रहे हैं तो मैथमेटिकली इसको हम क्या नाम देंगे। जब आप 1/c कॉमन लेंगे, यहाँ a और यहाँ b रह जाएगा। कॉमन जो लेना होता है ये असल में इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक सम के साथ, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं पेज नंबर 6 पे, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की एडिशन के ऊपर। तो यहाँ जो कॉमन लेने वाला स्टेप है इसको जस्टिफाई करके हम कहेंगे कि हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है। ये भी हो गया क्लियर। अब अगेन वही बात है कि ये a प्लस बी एक सिंगल नंबर बन गया और ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर पे मल्टीप्लाई होने के बाद कोई इफेक्ट नहीं करता, इसलिए a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई इफेक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर, और a प्लस बी ही रहेगा डिवाइडेड बाई c। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमने बना ली है। ये आ गया हमारे पास इसका राइट साइड वाला पोर्शन। तो जस्टिफाई करेंगे तो यहाँ जस्टिफिकेशन अगेन वही सेम आएगी कि चूँकि ये a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई हुआ, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये अगेन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका यूज़ यहाँ पे हुआ है। तो ये हमारा जो पार्ट था वो यहाँ पे होता है कंप्लीट। और ये प्रॉपर्टीज़ के नेम आप पहले भी जानते हैं। कुछ नई प्रॉपर्टीज़ आपने पेज नंबर 10 से पढ़नी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप ऑब्ज़र्व करें। किसी भी किस्म की आपकी अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो जो आप लोगों के हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है और हमारा आपके पास नंबर है, उस पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिटन फॉर्म में पिक्चर बना के सेंड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको आंसर मिल जाए। अगर ना मिल सका, यहाँ टाइम ना बचा, तो हम इंशाल्लाह व्हाट्सएप के थ्रू आपकी क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।